हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज है शनिवार का दिन और शनिवार के दिन हम बात करेंगे अपनी बोनस पिक की। और बोनस पिक के अंदर मैं लेकर आया हूँ इंडियन बैंक और इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक। आप सभी जानते हैं एक हो गए हैं, मर्जर हो गया है और अभी इनकी जो कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। और अगर ऑन एन एवरेज इसके बात की जाए, इन्होंने काफ़ी अच्छे प्रीवियसली रिटर्न जनरेट करके भी दिए हैं। और काफ़ी टाइम से अगर चार्ट के पैटर्न को देखा जाए तो इसके अंदर एक जो रैली बननी थी वो अच्छी तरीके से बन नहीं पाई। इसका एक टारगेट आया था, लगभग 222 रुपये का टारगेट और 220 रुपये का टारगेट था, जो 22 दिसंबर को आया था और इसको अचीव करना था। लेकिन अगर 22 दिसंबर से हम बात करें पिछले एक महीने की, तो आज को सेम अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 22 दिसंबर को इसका टारगेट आया था, जब ये 137 रुपये का प्राइस हुआ करता था। और उस समय इसका टारगेट जो प्रेडिक्ट किया गया था वो 220 और 22 रुपये के बीच में प्रेडिक्ट किया गया था कि आने वाले टाइम में ये इसको अचीव करेगा। लेकिन अगर उस यहाँ से अगर टारगेट को जो दिया गया था उसके बाद से इसने जो अपना टारगेट अचीव किया था वो लगभग किया था इतना 148 का। और 148 हाई जाने के बाद इसने वहाँ से डाउनफॉल आता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप देखेंगे कि इस शेयर के अंदर आज का जो प्राइस है वो 139 है। तो हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि क्या वाकई में ये 220 और 222 रुपये का टारगेट अचीव करेगा। और इसी के साथ साथ मेरे पास काफ़ी सारी इसके बारे में न्यूज़ है, उसको भी मैं बताऊंगा, जिसके अंदर मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि वाकई में इसके अंदर जो जेन्युइन प्राइस दिया गया है वो एक अच्छा प्राइस है और आगे आने वाले टाइम में वो अचीव कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर ऑन एन एवरेज हम इसके हाई की बात करें पूरे साल में, तो इसने 194 रुपीज़ का हाई बनाया था। और ये उसका दिन है जब इसने 192 और 4 रुपीज़ का हाई बनाया था। 186 दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ चार्ट पर अगर इसके पैटर्न को और उसको जहाँ पर ये नंबर क्लिक हुआ है उसको अगर देखा जाए, जहाँ पर ये ऑलरेडी आ रहा है कि 194 का इसका 52 वीक हाई है और 86 लगभग इसका 87 और 86 इसका 52 वीक लो है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ये आपको 187 और 189 यहाँ पर दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। और इसका जो हाई है वो इसी दिन बना है, तो शायद वो अच्छी तरीके से कैच नहीं कर रहा है। तो डेफिनेटली वो हुआ होगा और एकदम से नीचे आ गया होगा तो पंच हुआ होगा। तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसका जो हाई है वो काफ़ी अच्छा गया है। और अब 194 रुपीज़ का हाई जो इसका था, अब उसको डेफिनेटली ये आगे आने वाले टाइम में आराम से कैच करेगा। लेकिन अब जो इसका जो नया हाई दिया गया है वो दिया गया है लगभग 220 और 222 रुपये को हम टारगेट करते हैं। तो उस टारगेट के लिए अगर ये चलता है तो डेफिनेटली यहाँ पर 139 का जो प्राइस है तो वो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट रेट पर आपको मिलता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है, अगर मोटी मोटी बात की जाए। और अगर प्रेडिक्शन के हिसाब से इसका जो अभी मैं दिखाऊंगा कि जो 220 रुपये का टारगेट कैसे दिया गया है और अभी इसकी जो अर्निंग हुई है और किस तरह से ये काम करता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसके बारे में पूरी बात हम करेंगे। अगर क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात की जाए तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो नेट इनकम है वो रेगुलरली बढ़ती हुई नज़र आ रही है अपने प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से। ईयर ऑन ईयर इसके डाटा को अगर हम देखते हैं, और नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक जो रिवेन्यू है वो 0.76% डाउन हुआ है, लेकिन जो नेट इनकम है वो आपको यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो इसका रीज़न है कि बहुत अच्छा है कि नेट इनकम जो इंक्रीज़ हुई है बहुत बढ़िया हुई है, 145% तक इंक्रीज़ हुई है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 147.8% तक अप हैं अपने ईयर ऑन ईयर जो यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर का ये डाटा है और उसके साथ ये कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन और नेट इनकम के अंदर काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को दिखाऊंगा कि किस तरह से इसके अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने अपने पैसे को लगाया है। तो ये मैंने यहाँ पर ये चार्ट लगाया है जिसके अंदर आप बैंक ऑफ इंडिया का नाम देख सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं शेयर होल्डिंग आपको DII की दिखाऊंगा तो DII की शेयर होल्डिंग के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ से अगर मैं इसको दिखा देता हूँ आपको नीचे, ये इसके पैटर्न है जहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से 2020-21
और 21 में ये दिसंबर की शेयर होल्डिंग आप देख लीजिए। दिसंबर के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम कंपेयर करते हैं सितंबर और जून जुलाई के हिसाब से, तो यहाँ पर दिसंबर के अंदर सिर्फ और सिर्फ काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है 10 पॉइंट। और इसके साथ साथ अगर ये रेगुलरली बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं 10.52, 10.56 एंड 10.61, तो रेगुलरली इसके अंदर एक बढ़ोतरी DII की तरफ से होती हुई नज़र आ रही है और काफ़ी अच्छे ग्रोथ के साथ ये नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरह से इसके अंदर जो डेवलपमेंट चल रही है DII के थ्रू, तो काफ़ी टाइम से इसके अंदर रेगुलर पैसा इन्वेस्ट करते हुए जा रहे हैं। अगर प्रीवियसली डाटा की बात करें तो आप देख सकते हैं पहले काफ़ी कम हुआ करता था। अगर मार्च को देखते हैं तो 4.38 था और उसके बाद इसके अंदर एक ज़बरदस्त अपमूव आया इसकी DII की होल्डिंग के अंदर और रेगुलरली ये अभी भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बात की जाए तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही इसकी टोटल प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो दिखाई देती हुई नज़र आ रही, क्योंकि सोल जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, क्योंकि सरकारी बैंक है और उसके अंदर जो एकमात्र जो प्रमोटर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही हैं और 79.86% की होल्डिंग रखते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली कोई घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ही प्रमोटिंग होल्डिंग है। तो कभी भी आपको ऐसा कोई मतलब एक सरकारी बैंक है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, काफ़ी अच्छे कंसिस्टेंट रिटर्न मिलते हुए दिखाई देते हैं। की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ही इसके अंदर सबसे बड़ी होल्डिंग नज़र आती हुई दिखाई दे रही, जो लगभग 3.07% है। यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद दोबारा से एक सरकारी कंपनी का ही इसके अंदर बोलबाला है, वो 3.07% है। और उसके बाद HDFC म्यूचुअल फंड ने भी इसके अंदर काफ़ी अच्छे पैसे लगाए, 1.68% तक की इसकी होल्डिंग है। एंड फॉरनर इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर हैं उसके भी 0.01% हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो शेयर होल्डिंग है वो DII की काफ़ी अच्छी होल्डिंग है और वो इस हिसाब से जो नज़र आता हुआ नंबर दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट का पूरी तरीके से इस इंडियन बैंक के अंदर बोलबाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करेंगे जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा क्वार्टरली जो नतीजे इसके हैं वो सितंबर और जून के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और दिसंबर के जो अभी आए हैं उनको मैं सेपरेटली आपको बताऊंगा, जिसके अंदर किस तरह से इसने काफ़ी अच्छे नेट प्रॉफिट मार्जिन को ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 42% तक अप जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर टोटल इनकम की बात करें तो जून और जुलाई में लगभग सेम आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अगर उसके नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पर भी ये लगभग कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लगभग 1195% था प्रीवियस, वो सितंबर में कम होता हुआ दिखाई दिया, 1096 करोड़ रुपीज़ का जो है वो दिखाई दे रहा है। और कंपेरेटिव अगर बात करें तो लगभग आपको 100 करोड़ रुपीज़ का माइनस यहाँ पर दिखाई देता हुआ अगर क्वार्टरली वाइज इसके अंदर देखते हैं तो 100 करोड़ रुपीज़ का इसके अंदर कम नेट प्रॉफिट मार्जिन आता हुआ दिखाई दिया है। तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं उसको अचीव करना पड़ेगा उसको दिसंबर क्वार्टर के अंदर, और आप देखेंगे कि कितना नतीजे उसके आते हुए दिखाई देंगे, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। करेंगे इंडियन बैंक के जो Q3 के जो नतीजे आए, नेट प्रॉफिट जो सीन हुआ है वो लगभग 32.4% तक का हुआ है। मैंने इसको गलती से 42 पॉइंट बताया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 680 ईयर ऑन ईयर की बात करें तो टोटल ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो 680 करोड़ रुपीज़ अप है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी एक ईयर ऑन ईयर के अंदर काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट बनती हुई नज़र आ रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम इज़ एक्सपेक्ट टू डिक्रीज़ बाय 3.9%, और यहाँ पर आप देखेंगे जो अप 1.5% है, जो 4143 करोड़ रुपीज़ है अकॉर्डिंग टू दी मोतीलाल ओसवाल जी ने इसको कवर किया है और उन्होंने ही अपनी रिपोर्ट के अंदर ये बताया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अक्टूबर और दिसंबर जो अर्निंग एस्टीमेट फॉर द बैंक सेक्टर, द स्टॉक हाउस इज एक्सपेक्ट टू रिपोर्ट नेट प्रॉफिट 680 करोड़ अप बाई 32.4% ईयर ऑन ईयर, और एक्सपेक्टेड नेट इनकम जो यहाँ पर दिखाई देती हुई नज़र आ रही। तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं ईयर ऑन ईयर नेट इंटरेस्ट इनकम जो 4143 करोड़ रुपीज़ है। तो ये डाटा आता हुआ प्रीवियस क्वार्टरली अगर प्रॉफिट को देखा जाए तो लगभग वो, और उसके हिसाब से आप देखेंगे तो काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये 32% तक का इसके अंदर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ काफ़ी अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है।
अपनी रिकमेंडेशन की जो रिकमेंडेशन जो मैंने बताया था कि इसके अंदर एक रिकमेंडेशन आई थी 1 महीने पहले, जो अभी रिकमेंडेशन नहीं आई है, इसका पूरा मैंने डाटा चेक कर लिया। इसके अंदर अभी फ़िलहाल कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि ख़रीदारी की सलाह दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। लेकिन 1 महीने पहले इसके जो टारगेट को बताया गया है वो ये टारगेट दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। उस समय जो रिकमेंडेड प्राइस था वो 137 था और टारगेट प्राइस था वो 220 रुपये का दिया गया है। वो एमके ग्लोबल फाइनेंस सर्विसेज के थ्रू दिया गया है और आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी रिसर्च फर्म है और इसके काफ़ी जो टारगेट होते हैं अचीव होते हैं। तो डेफिनेटली इसके अंदर 220 रुपये का टारगेट दिया गया है। लेकिन जब ये टारगेट दिया गया है वहाँ से इस शेयर के अंदर जो छलांग मैंने बताई थी वो लगभग 148 रुपये तक गया था, लेकिन वहाँ से दोबारा से ये नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया है। तो अभी तक इसने 220 रुपये के टारगेट को अचीव नहीं किया है, लेकिन हम यहाँ पर ये मान सकते हैं कि ये जो टारगेट है अभी भी अचीवेबल है। उसका रीज़न है क्योंकि जब टारगेट दिया गया है तो डेफिनेटली टारगेट तो अचीव करने के लिए ही दिए जाते हैं, उसको एस्टिमेट बनाया जाता है कि हाँ हम उसको अचीव करेंगे और आगे आने वाले टाइम में जब वो अचीव होगा तो आप देख सकते हैं कि 220 रुपये का इस समय से अगर टारगेट को देखा जाए तो काफ़ी अच्छा टारगेट है और आपको शेयर इस समय काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलता है। और अगर आपको और नीचे मिलता तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात रहेगी। तो एक अच्छे टारगेट के लिए एमके ग्लोबल ने इसके अंदर खरीदारी की सलाह दी और बाकी फर्दर इसके अंदर कोई नया टारगेट आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये मेरी कवरेज थी पूरी की पूरी इंडियन बैंक के लिए, जो आप अच्छी तरीके से इसके बारे में समझ सकते हैं और किस तरह से इसके जो एस्टीमेट रहते हैं और एक सरकारी कंपनी है।